नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है शेर सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। मैं हाजिर हो चुका हूं आप लोगों के बीच ताज़ा तरीन करंट अफेयर प्रश्नों के साथ। आप सब लोग जल्दी जल्दी वीडियो को एक बार अपने साथियों के बीच शेयर कर दीजिए। जो पहली बार इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आज बहुत ही सुंदर सुंदर करंट अफेयर जो कि सीधे आपके परीक्षा में आने का 99% संभावना है, उस प्रकार के प्रश्नों को मैं आज आप लोगों के बीच लेके आया हूं। तो आप सब लोग जल्दी से फटाफट अपने साथियों के पास एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। और चलिए दोस्तों, आज का इम्पोर्टेंट प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, इसका सही उत्तर जल्दी से फटाफट बताइए। स्केटबोर्ड स्पर्धा में निम्न में से किस 13 साल की जापानी छात्रा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है? तो कौन जीत ली है दोस्तों? ये निशिया मोमोजी। ये जापान की एक 13 साल की छात्र है और ये गोल्ड मेडल जीत ली है। कौन? निशिया मोमोजी। जापान की 13 साल की ये निशिया मोमोजी ओलंपिक के इतिहास में गोल्ड मेडल जीतने वाली सबसे कम उम्र की एथलीटों में से एक बन गई है। निशिया ने स्ट्रीट स्केटबोर्डिंग कंपटीशन में ये कारनामा किया है और ओलंपिक के इतिहास में सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड अमेरिका की गोताखोर मर्जरी गैस्ट्रिंग के नाम दर्ज है। और उन्होंने 1936 के ओलंपिक खेलों में 13 साल और 268 दिन की उम्र में गोल्ड मेडल जीत इतिहास रच दिया था। निशिया स्केट बोर्डिंग कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी भी बन गई। किस देश में हिंसक प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति केस सैयद ने संसद भंग कर प्रधानमंत्री हिचेम मैचिची को उनके पद से बर्खास्त कर दिया है? तो किस देश के? तो ये ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया में लोकतंत्र मौजूदा समय के सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। यहाँ राष्ट्रपति केस सैयद ने देश की मौजूदा सरकार के सद प्रधानमंत्री हिचेम मिचिची को भी बर्खास्त कर दिया है और साथ ही उन्होंने सेना की मदद से संसद को भंग कर संसदों के सभी अधिकारों को समाप्त कर दिया है। दरअसल देश की सरकार कोरोना वायरस महामारी से निपटने और अर्थव्यवस्था का ठीक से संचालन करने में सक्षम नहीं थी, जिसके चलते देश के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसके बाद स्थिति काबू से बाहर होते देख राष्ट्रपति ने यह कदम उठाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से संवाद के लिए निम्न में से किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो कौन से पोर्टल को लॉन्च किया है दोस्तों? UPMyGovernment.in। कौन सा पोर्टल को लॉन्च किया है? UP.MyGovernment.in पोर्टल को लॉन्च किया है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में UP.MyGovernment.in पोर्टल लॉन्च किया है और यूपी सरकार ने यह घोषणा करगिल विजय दिवस यानी कि 26 जुलाई के दिन की। केंद्र सरकार के माई गवर्नमेंट पोर्टल को 7 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पोर्टल का शुभारंभ किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार के पोर्टल को 7 वर्ष पूरा होने पर भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश के नए पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इससे प्रदेश भी केंद्र सरकार के पोर्टल से जुड़ गया है। इंडोनेशिया के निम्न में से किस द्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फर्म यानी पानी में तैरता हुआ बनाने का काम सिंगापुर की सनशिप ग्रुप कंपनी को दिया गया है?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बॉटम द्वीप। ठीक है। इंडोनेशिया के बॉटम द्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लॉटिंग फर्म यानी पानी में तैरता हुआ बनाने का काम सिंगापुर की सनशिप ग्रुप, ये ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा परीक्षा की दृष्टि से, इसको नोट डाउन जरूर कीजिए। कौन सा ग्रुप को दिया? तो सनशिप ग्रुप एक कंपनी है, कंपनी को दिया गया। और सनशिप ग्रुप का यह फ्लोटिंग सोलर फर्म इंडोनेशिया के बॉटम द्वीप में दुरियांगकांग ये जलाशय पर लगभग 1,06 हेक्टेयर में फैला हुआ है और यह दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लॉटिंग फर्म के रूप में है। इस जलाशय पर इस सोलर फर्म को स्थापित करने से वाष्पीकरण को कम करने का एक अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। इसके साथ ही पानी की निकटता भी इस सोलर फर्म को कम तापमान पर संचालित करने में भी मदद करेगी। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? तो कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? तो 4 नए खेलों को शामिल किया है। कितने नए खेलों को? 4 नए खेलों को शामिल किया है। टोक्यो ओलंपिक में 4 नए खेलों को शामिल किया गया है और वे खेल है कराटे और एक स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग और सपोर्ट क्लाइंबिंग। ये 4 नए खेल है। ये 4 नए खेल बहुत इंपॉर्टेंट होगा परीक्षा की दृष्टि से, इसको आप अपने कॉपी पे ज़रूर नोट डाउन करिए। कितने नए खेलों को शामिल किया गया है टोक्यो ओलंपिक में? ये 4 नए खेलों को शामिल किया है। कौन कौन सा 4 नए खेलों को जाए? एक कराटे है और एक स्केट बोर्डिंग है और सर्फिंग और सपोर्ट क्लाइंबिंग। क्या 4 नए खेलों को शामिल किया है। ये खेल आप किसी कॉपी के आप साइड में किसी कॉपी के पेज में आप नोट डाउन जरूर करिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ये इम्पोर्टेंट होगी। इसके अलावा 13 साल बाद एक बेसबॉल की वापसी हुई है, यानी कि 13 साल बाद कौन सा बेसबॉल को फिर वापस इसमें शामिल किया गया है, यानी कि बीच में इसको बंद किया था, इसको हटाया गया था, बाद अब 13 साल बाद फिर बेसबॉल को वापसी हुई है। मार्शल आर्ट 1970 के दशक से ओलंपिक समावेश के लिए एक उम्मीदवार रहा है और लेकिन आयोजक इस खेल को स्वीकार करने के लिए कभी भी सहमत नहीं हुए। स्केटबोर्ड की शुरुआत आयोजक द्वारा युवाओं दर्शकों को आकर्षित करने के लिए की गई थी। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का महानिदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? नसीर कमल को। किसको नियुक्त किया गया है? नसीर कमल को, यानी ऑप्शन नंबर बी। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी नसीर कमल को नागरिक उड्डयन सुरक्षा यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है और वह उत्तर प्रदेश कैडर के ये 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस अधिकारी है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने नसीर कमल की नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो में महानिदेशक के पद पर नियुक्ति को 31 जुलाई 2022 को उनकी सेवानिवृत्ति तक के कार्यकाल के लिए मंजूरी दे दी है। किस देश के प्रसिद्ध लोक गायक फकीर आलमगीर का हाल ही में निधन हो गया है? तो किस देश के हैं वो? बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर ए। बांग्लादेश के प्रसिद्ध लोक गायक फकीर आलमगीर का कोविड-19 की जटिलताओं के कारण निधन हो गया है। उनका जन्म 21 फरवरी 1950 को फरीदापुर में हुआ था। आलमगीर ने अपना संगीत करियर
अपना संगीत करियर 1966 में शुरू किया था। गायक सांस्कृतिक संगठनों, क्रांति शिल्पी गोष्ठी और गण शिल्पी गोष्ठी के प्रमुख भी के सदस्य भी रह चुके थे। किस देश के एक वैज्ञानिक ने एक प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर की योजनाओं का खुलासा किया है जिसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीन देश ने। चीनी सरकार के एक वैज्ञानिक ने एक प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर की योजनाओं का खुलासा किया है जिसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है। यह रिएक्टर यूरेनियम बजाय तरल थोरियम पर चलेगा और पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में अधिक सुरक्षित होने की उम्मीद है। थोरियम एक रेडियोधर्मी धातु है और यह यूरेनियम की तुलना में अधिक प्रचुर मात्रा में और काफ़ी सस्ता भी होते हैं। तो ये दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर आप लोगों के बीच लेके आया था।